जय साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिग्री विद प्रथम पर। आप लोग की 2 दिन से क्लासेस कुछ इश्यूज चल रहे थे यहाँ पर, जैसे लाइट्स को लेकर के, जिसके कारण नहीं हो पा रहे थे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारतीय इतिहास में। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय की स्थिति क्या रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो क्या भौगोलिक स्थिति रही है, कहाँ तक इसका विस्तार रहा है और किस प्रकार से हम उस समय के या उस काल के लोगों के जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का आपका चैप्टर होगा। आइए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संपूर्ण इतिहास, मतलब हम कोशिश करेंगे कि जितना भी आपका इससे आने वाले क्वेश्चन, इस टॉपिक से आने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें या आपका रिटन एग्जाम होता है, किसी भी तरीके का एग्जाम अगर हो रहा है तो उसमें आप इसको समझ के आसानी से लिख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में इसमें आपको बताया जाएगा इस स्लाइड के माध्यम से, ताकि जो भी क्वेश्चन आप चाहे एग्जाम ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाए या बात की जाए आपका जो बीए या एमए जो भी क्लासेस में है, उसमें भी आपको इससे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसी को पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो पहली चीज हम क्या क्या देखेंगे, किस प्रकार से इस संपूर्ण इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसका हम रिव्यू देख लेते हैं। आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, इसे और किस नामों से जानते हैं, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो हम इसमें पहले देखेंगे कि भूमिका की सिंधु घाटी सभ्यता की क्या भूमिका रही है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में। उसके बाद बात करेंगे कालक्रम क्या रहा है, किस प्रकार से इसका कालक्रम डिसाइड हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, और विस्तार की बात करेंगे कि जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सबसे प्राचीन सभ्यता की अगर बात की जाए, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं को अगर देख लें और चीन की सभ्यताओं को मिला दें तो उससे कई गुना बड़ी हमारी सभ्यता है। तो हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि विस्तार जानेंगे कि इसका विस्तार कहां से कहां तक का है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त प्रमुख स्थल, जो भी प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं और उन स्थलों से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके कंपटीशन के एग्जाम्स अथवा बीए या एमए के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उस पर भी विशेष करके चर्चा करेंगे। और उन स्थलों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या वहां पर विशेषता रही उस स्थल की, उस स्थल से क्या हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। वहां की सामाजिक स्थिति कैसी रही है, आर्थिक स्थिति कैसी रही है, राजनीतिक स्थिति कैसी रही है, धार्मिक स्थिति क्या रही है और सांस्कृतिक स्थिति क्या रही है। फिर बात करेंगे कि व्यापार की स्थिति क्या रही है, शहरी सभ्यता है या ग्रामीण सभ्यता है, व्यापार होता था तो किन वस्तुओं का व्यापार वहां पर किया जाता था, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो व्यापारिक स्थिति को देखेंगे। टेक्नोलॉजी की बात की जाए, प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, तो ये भी देखेंगे कि कुछ वहां पर टेक्नोलॉजी की बात थी कि नहीं थी, प्रौद्योगिकी थी कि नहीं थी, कि हमको लगता है हम ही आज बहुत ज्यादा आधुनिक हो गए हैं। और इसके पतन के कारण, इस सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ प्रमुख तथ्य क्या है इस सभ्यता से जुड़े हुए, और इसको हम मैपिंग के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। मैप्स को भी देखेंगे कि कहां पर कौन कौन से स्थल देखने को मिलते हैं इस सभ्यता के। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी बात करना है हमको। तो आइए, जैसे बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, थोड़ा सा हम अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करने की, तो ये सभ्यता पूरी की पूरी एक प्रकार से तथ्यों पर, जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन्हीं पर आधारित है। चाहे बात करें नर्तकी की मूर्ति की जो हमको मिलती है, चाहे बात करें उर्वरता की देवी की मूर्ति की बात करते हैं, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया जाता है। फिर कुछ एक दाढ़ी वाले बाबा की बात कर जैसे मूर्ति देखने को मिलती है। लोथल की बात करते हैं तो वहां से हमको देखने को क्या मिलता है, हाथी दांत, अग्निकुंड, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो मानते हैं कि हम एक प्रकार से देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे, उसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उन पुरातात्विक साक्ष्यों को एक तरीके से अपने हिसाब से जैसा लगता गया, जैसा हमने देखा, वैसे उसी के आधार पर उसके इतिहास का निर्माण किया गया है। कारण क्या है
क्योंकि ऑथेंटिक एग्जैक्टली टू द पॉइंट एज इट इज कोई ये फैक्ट 100% श्योर क्यों नहीं कर सकता है, तो उसके एक प्रमुख कारण है। कारण क्या है? अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया। देखेंगे, एक तो हमारा आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरी अगर बात की जाए तो आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। और तीसरी अगर बात करें तो ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। तीसरी अगर बात करें तो बात करेंगे किसकी? ऐतिहासिक काल की, ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। तो यहां पर देखें प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में हम क्या देखने को मिलता है और ऐतिहासिक काल में क्या चीज देखने को मिलती है। अगर बात की जाए प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो इस काल को कैसे जानेंगे कि किस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब यानी जहां पर ना तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, साक्ष्य उपलब्ध हैं और ना उन्हें पढ़ा जा सका। मतलब जब कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो उसे पढ़ा कहां से जा सकेगा। तो प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो जहां पर कोई भी लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है और जब लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है तो पढ़ने की कोई बात ही नहीं आएगी। तो ऐसे काल को कहा जाता है, कौन सा काल? ऐसे काल को कहा जाएगा प्रागैतिहासिक काल। जैसे कह सकते हैं हम, कौन सा काल हमें देखने को मिलता है? पाषाण काल। कौन सा हो जाएगा? पाषाण काल। जैसे हमें देखने को मिलता है पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो किसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल की बात की जाए जहां लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन अगर बात की जाए तो क्या कह सकते हैं? उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उनको पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि हम बात करते हैं, हम अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात करें तो हम अगर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता हमारी जो है, हड़प्पा सभ्यता, ये हमारी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में लिखित साक्ष्य कुछ चीजों के देखने को तो मिल रहे हैं, चित्रकारी के तौर पर देखने को मिलेंगे। जैसे हम देखते हैं कि एक स्थान है धौलावीरा और धौलावीरा से 10 अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। अब जो 10 अक्षर वाला साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है उसका मतलब आज तक ये नहीं पता पाया गया कि उसमें लिखा क्या हुआ है। तो एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी हमको, मतलब उससे कोई पढ़ नहीं सका है। जब उसको पढ़ नहीं सका तो एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि उस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी सभ्यता हमारी कौन सी काल में आएगी? आदि ऐतिहासिक काल, मतलब आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी उसको हम कह सकते हैं। तो जैसे हमारा कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका। ऐतिहासिक काल में जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं प्लस उन्हें पढ़ा भी जा सका, तो क्या कह सकते हैं इसमें हम? लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा जा सका। तो ऐसे काल को क्या कहा जाएगा? ऐतिहासिक काल भी कहा जाएगा, इतिहास भी कहा जाएगा। जैसे कि हम बात करें वैदिक काल की बात की जाए तो वैदिक काल में हमको लिखित साक्ष्य के रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदांत, आरण्यक, उपनिषद, इस प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। रामायण, महाभारत, तो ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे हमारे लिखित साक्ष्य हो जाएंगे। तो हमको बात आज करनी है, हमको बात करनी है अपना जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कह सकते हैं, आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता भी कहा जा सकता है।
तो इसमें क्या हुआ है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध जब नहीं है, जो भी साक्ष्य हमको मिले हैं, तो हम अनुमानित उसी के आधार पर देखेंगे कि जो चीजें हमको मिली हैं, जो चीजें पुरातत्व से पुरातात्विक स्रोतों के रूप में प्राप्त हुई हैं, उसी के आधार पर अध्ययन करके बताया जाता है कि हाँ, जो चीजें लिखी गई हैं, मतलब बताया गया कि ये ऐसी स्थिति वहां पर हुई होगी, ऐसा इन वस्तुओं का उपयोग करते होंगे। जैसे कि तांबे का एक दर्पण मिला हुआ है, तो तांबे का दर्पण मतलब एक तांबे का दर्पण की अगर बात करें, या हम घरों पर जो खाना बनाने के लिए जैसे कि हलवाई के पास रहता है, तो मिठाई वगैरह बनाने के लिए अगर उसको इतना तोड़ दिया जाए और वो तांबे का बना हो, तो उस समय की स्थिति के आधार पर वो बताया गया कि वो क्या है, तांबे का दर्पण। तो एक प्रकार से आपका ऐसा देखने को मिलेगा। अगर बात करूं मैं, एक सेकंड, जो एक तांबे का दर्पण मिला हुआ है वहां पर, इस प्रकार से वो बना हुआ है थोड़ा सा, और बताया गया कि ये तांबे का दर्पण है, क्योंकि ये तांबे का बना हुआ है, थोड़ा सा चिकना था। तो अब जरूरी है कि तांबे का दर्पण है या कोई और प्रकार का है। तो जैसा वहां पर अनुमानित देखा गया कि ये वस्तुएं मिली हैं, और उसी के आधार पर बताया गया। तो जैसे मान लेते हैं आज की स्थिति की अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता की अगर देखें, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें आज की स्थिति में, आज मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ, एक आपके सामने स्टूडियो पूरा सेटअप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और पेन है, मार्कर है मेरे पास, माइक है। यहाँ पर मेरा ऑफलाइन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चलता है अब मेरा। तो यहाँ पर अलग कई तरीके के लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और भी फर्नीचर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो अगर बात की जाए, मान लेते हैं कि हम लोग पढ़ा रहे हो और अचानक से कोई ऐसी घटना हो जाए कि हम लोग पूरा अचानक से कम 1500 फुट नीचे चले जाते हैं। अब अगर 1500 फुट नीचे चलेंगे तो 15,000 10,000 साल के बाद जब कभी उत्खनन होगा, खुदाई होगी, तो वहां पर वो एक नई सभ्यता होगी। अब एक पॉइंट और है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता, वो जो लोग थे, क्या उनको पता है कि हम जो लोग रह रहे हैं इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है? हमने आज तक पढ़ा ही नहीं कि वो सभ्यता, उसका हमने नाम रखा है, और नामकरण कैसे किया है, क्योंकि वहां सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो वो हम आगे भी देखेंगे इस नामकरण में अन्य चीजों के बारे में। तो नामकरण सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों का जो क्षेत्र के आसपास जो स्थल मिले हैं इसके, इसी के आधार पर इसका सिंधु घाटी सभ्यता, कभी कभी सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोल देते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती भी नदी देखने को मिलती है, तो सिंधु सरस्वती भी बोल देते हैं। और हड़प्पा जो खोजा गया, नाम रखा गया है हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन भारत इतिहास की अगर बात की जाए या नामकरण की बात की जाए, तो ये माना जाता है कि जो नामकरण को लेकर के अगर कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जब से जो हमारा सबसे पहला स्थल खोजा गया होगा, उसी के आधार पर किसी भी सभ्यता या कहीं का भी नाम रख दिया जाएगा। तो हड़प्पा जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसी आधार पर उसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया है। तो हालांकि इस नामकरण को लेकर के हम अलग अलग नामकरण जो है उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बात करते हैं कि अगर 10,000 15,000 साल के बाद हम लोग नीचे अचानक से चले गए हों, किसी कारण से दब गए हों, कोई इस सभ्यता का पतन हो गया हो, जैसे कि हम लोगों की सभ्यता है, तब वो बाद में 10,000 साल के बाद अगर खुदाई होती है, फिर यहाँ उत्खनन हुआ, फिर देखा जाएगा कि हाँ, वो लोग देखेंगे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते थे। अब जैसे कि मेरे पास एक पेन है, तो उस समय वो भी हम लोगों को बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते थे। कैमरा वगैरह हुआ तो उसमें बताएंगे ये विशेष प्रकार का यंत्र तरीके का इस्तेमाल करते थे। अगर चल गया तो समझ में आएगा कि कुछ हाँ, इससे कुछ लोग इसमें कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह, अब उनका शब्दावली अलग अलग तरीके की हो सकती है, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर हमारे पास लैपटॉप्स यहाँ अवेलेबल हैं, डिजिटल बोर्ड अवेलेबल है, तो देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर ये टूटेगा फूटेगा, मोबाइल्स टूटेंगे, और जो डिस्प्ले हैं, हमारी लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं, उनकी डिस्प्ले टूट जाएंगी। तो क्या होगा, बताएंगे कि ये लोग कांच की धातुओं का भी इस्तेमाल करते थे। लकड़ी फर्नीचर लगा हुआ है, तो बताएंगे कि यहाँ पर लकड़ी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और भी जो चीजें यहाँ पर, जो भी इस तरीके के उपकरण हमको देखने को मिलेंगे, पंखा, लाइट, एसी, अलग अलग चीजें जो हमारी यहाँ की जो चीजें हैं। लोहे की बात की जाए, जैसे आपके इसके बोर्ड लगा हुआ है, या और भी चीजें लोहे की यहाँ पर लगी जो काम हुआ है, तो बताएंगे
कि यहाँ पर ये लोग लोहे से परिचित थे, मतलब हम लोगों के बारे में वो लोग बात करेंगे कि लोहे से परिचित थे। अगर कोई किसी ने कुछ घड़ी पहनी हुई है, किसी अदर धातु की है, उसके बारे में बताएँगे कि हाँ, इन चीज़ों के बारे में जानकारी थी। अब जैसे समय को लेकर के उनको बात करें, अगर पता है कि घड़ी इस तरीके की होती है, तो घड़ी के बारे में बताएँगे, नहीं कुछ और बताएँगे, इसका नाम रख सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से वो लोग उन लोगों को पूरी तरीके से ये ज्ञान नहीं हुआ कि हाँ, ये डिजिटल बोर्ड है, ये पेन है, ये कैमरा है, लैपटॉप्स हैं, तो उनका नाम नहीं पता। लेकिन वो क्या करेंगे, वो बताएँगे कि हाँ, विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ थी, अलग-अलग धातुओं से निर्मित वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, उस सभ्यता से हम लोगों के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं बताऊँ आपको, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए, किताबों में आप पढ़ते हैं, अलग-अलग बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन आज के तरीके से जीवंत उदाहरण अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने जो देखा, रियलाइज़ किया, मैं अपना रिव्यू देता हूँ कि ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर रही होंगी। अगर आप बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि 2 क्षेत्र नज़र आएँगे, टीले नज़र आएँगे, एक हिस्सा निचला हिस्सा नज़र आएगा, एक ऊँचा हिस्सा नज़र आएगा। जो निचला हिस्सा है, उसकी बात करें तो काफ़ी बड़ा होता था, जैसे अभी उसकी बात कर लेते हैं, अभी हम ओवरव्यू ले लेते हैं। एक छोटा हिस्सा था, दूसरा बड़ा हिस्सा था। अब क्या देखने को मिलता था कि जो बड़ा वाला हिस्सा था, मान लेते हैं ये कुछ अपना बड़ा वाला हिस्सा हो गया, कुछ ऐसे। तो क्या चीज़ देखने को मिलती है, हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि जो छोटा हिस्सा था, ये ऊँचाई पर बना हुआ था, ऊँचाई पे बना हुआ था। और जो निचला हिस्सा था, वो आकार में तो बड़ा था। आकार उसका कैसा था? आकार में तो बड़ा था। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ ये निचला हिस्सा था। इसमें बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो मकान देखने को मिलते हैं, एक प्रकार से पक्के, सड़कें व्यवस्थित देखने को मिलेंगी, नालियाँ भी अच्छी व्यवस्थित देखने को, हालाँकि लगभग सभी जगह पे मिलेंगी। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं, और क्या देखने को मिलेगा कि इसके चारों ओर दीवार एक तरीके से देखने को मिलेगी, चारों ओर दीवार एक प्रकार से कह सकते हैं। चारों ओर क्या देखने को मिलेगा? इसके चारों ओर दीवार, जो निचला हिस्सा होगा। तो माना जाता है कि इस क्षेत्र में अमीर वर्ग के लोग रहते होंगे। निचले क्षेत्र में मध्यम वर्ग, या बात करें तो जैसे कि जो शिल्पकार या जो भी अन्य जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो वर्ग यहाँ पर बड़े क्षेत्र में था, क्योंकि यहाँ पर उतनी बेहतर स्थितियां नजर नहीं आती हैं, जो अगर तुलनात्मक रूप से देखें, जो ऊंचा वाला हिस्सा था, बात करें छोटा था लेकिन ऊंचा था, ऊंचे स्तर। तो अगर इसकी तुलना हम आज के तौर पर, जीवन तौर पर इसका एक रिव्यू देखना चाहें, तो हमें देखने को मिलता है, अगर आप किसी ईंट भट्ठे वाली के एरिया में जाएंगे, ईंट भट्ठे वाले एरिया में देखेंगे, तो मैंने भी देखा वहाँ की स्थिति, कंडीशंस, तो वहाँ पर आप क्या देखने को मिलेगा कि एक हिस्सा ऊंचा नजर आएगा और दूसरा हिस्सा थोड़ा सा निचला नजर आएगा। जैसे बात करूं, एक हिस्सा आपका ऊंचा नजर आएगा और एक हिस्सा निचला। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो भट्ठे की चिमनी होगी, वो देखेंगे कि भट्ठे की चिमनी वगैरह जो होगी, और इस हिस्से पे ये इतना हिस्सा, एक सेकेंड, जैसे कि मान लेते हैं ये इतना हिस्सा हो गया, भट्ठे की चिमनी वगैरह का हिस्सा हो गया, कि यहाँ पर भट्ठे की चिमनी वगैरह लगी होगी आपकी, यहाँ पर भट्ठे की चिमनी बनी हुई है। अब इसके चारों तरफ अगर हम बात करें, इसके चारों तरफ, तो देखेंगे कि इसके चारों तरफ दीवार होती है। अक्सर करके देखने को मिलता है कि ईंट भट्ठे के आसपास जाएंगे तो जो मेन वाला हिस्सा होगा, यहाँ पर ऑफिस भी बना होगा, एक नजर आएगा, एक नल भी लगा हो सकता है। अगर नल की व्यवस्था यहाँ पर, अब हमारे पास है कुएं की व्यवस्था, पहले अगर नल की व्यवस्था नहीं होती तो कुआं भी हम खोद सकते हैं, कुआं भी बना सकते हैं इसके आसपास कहीं पर भी। तो ये चिमनी नजर आएगी, और इसका जो आसपास का एरिया जो होगा इसकी चिमनी के, तो ये क्या देखने को मिलेगा, यह ऊंचा नजर आएगा। साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा, इसके ऊपर कुछ लोग अपना मतलब एक मकान टाइप का बना देते हैं, इसके ऊपर बना देंगे। फिर
इस एरिया में कुछ पक्के ईंटों के मकान नजर आएंगे, काफी ज्यादा ईंटें यहाँ पर सब पूरी लगी होंगी, ये सारी चीजें नजर आएंगी हमको देखने को मिलती, ईंट दिख रही हैं। यहाँ पर रहने वाले जो इस भट्टे की जो चिमनी के आसपास रहने वाले लोग होंगे वो एक प्रकार से पक्की ईंटों के मकान। लेकिन दूसरा हिस्सा अगर बात करें, जो दूसरा हिस्सा नजर आएगा हमें, उसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ये लोग ईंट को बना रहे हैं और उन कच्ची ईंटों के ही मकान बना लिया उन्होंने, कच्ची ईंटों के ही पूरा मकान बना लिया। और एक विशेषता देखने को मिलती है, जो ये लोग मकान बनाएंगे तो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बनाएंगे, लाइनें इनकी क्रॉस पे ही काटती हैं, इससे बनाएंगे इस तरीके से। कारण क्या है, क्योंकि वो जो अपना मटेरियल लाएंगे एक मैदान में पूरा अपना, जिससे मिट्टी लेके आएंगे, जिससे वो अपने ईंट का निर्माण करेंगे, तो उनके लिए रास्ता क्लियर रखते हैं, वो चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान देखने को मिलेंगे, मोस्टली देखने को मिलते। तो ये स्थिति जो हमको आज भी देखने को मिलती है, जहां एक तरफ क्या कह सकते हैं, हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं कि एक वर्ग था जो उच्च वर्ग रहा होगा, और वहां पर पक्की ईंटों के मकान देखने को मिलते हैं, और देखने को मिलता है कि भवन जो है 2 मंजिला इमारत भी देखने को मिलेंगी, सीढ़ियों की भी साक्ष्य देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आज का जो इसका रिव्यू देखें, अगर किसी ईंट भट्टे के आसपास अगर आप जाते हैं और देखते हैं तो वैसी सिचुएशन नजर आती होगी। तो कहीं इतिहासकारों ने जो बताया है वो वहां के मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर ही बताया है, जो भी यहाँ पर बताया है इतिहासकारों ने। अगर इसको देखें तो हमको आज की जो ईंट भट्टों की नजर आती है। और एक विशेष बात यहाँ पर बात करें, एक सेकंड आप लोग काटे रखिए। चलिए क्लास आगे करते हैं। तो जैसे कि हम अगर ईंट भट्टों को देखें, अगर राहुल अगर ईंट भट्टों को अगर हम देखते हैं तो हमको सिचुएशन आज की जैसी ही नजर आती है। लगता है कि हम ये भी देख के बता सकते हैं कि ये लोग पक्के मकानों में रहते होंगे। ईंटों का अनुपात, क्योंकि ये ईंटें बन के यहाँ से जाएंगी, पकेगी यही, तो ईंटों का अनुपात देखने को मिलता है। हम आज भी बात करें तो हमारे क्षेत्र में अलग अलग ईंटें भट्टे हैं, लेकिन उनके ईंटों का अनुपात एक ही जैसा नजर आता है, कहीं पर भी आप देख लेंगे तो वो चीज बता सकते हैं। ईंटों का जो हम इसमें बताते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ते हैं कि ईंटों का अनुपात एक जैसा रहा होगा। इसके चारों ओर पक्की दीवार रही है जिसमें उच्च वर्ग रहता होगा। तो हम इन्हीं सभी चीजों को मतलब एक तरीके से काल्पनिक तौर पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो इतिहासकारों ने जैसा देखा, जैसा महसूस किया, उसी आधार पर इस सभ्यता का इतिहास लिखा गया है। तो हम क्लास में इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे ही पढ़ेंगे जैसा इतिहासकारों ने हमें बताया, जैसा देखा। अगर हमको कुछ लगता है तब हम अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो जैसा मैंने ये बताया, ये ईंट भट्टे वाली सिचुएशन आप अगर रियलाइज करेंगे, देखेंगे तो ऐसी सिचुएशन नजर आएगी जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखने को आगे पढ़ते जाऊंगा मैं। तो आपको जब भी मैं आगे क्लासेस जो होती रहेंगी उसमें बताऊंगा तुलनात्मक रूप से क्या चीज हमको आज भी देखने को मिल सकती है। तो आइए आगे देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। हमारी 4 डायरेक्शंस, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा हमारा दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर विस्तार की बात करें तो हमारा जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा विस्तार है कहां से कहां तक है, तो उत्तर में एक स्थान है। ये कहां पर है उत्तर में आपका, ये जम्मू कश्मीर में है, मांदा। ये उत्तर में कहां पर है, एक स्थान है मांदा, लिख देते हैं। और ये कहां पर है, ये है जम्मू कश्मीर में। मांदा जो है वो कहां पे है, वो जम्मू कश्मीर में है। और ये किस नदी के किनारे है, तो पूछा जाता है आपका चिनाब नदी। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो स्थान है वो क्या है, वो है मांदा। और यह किस नदी के किनारे है, तो यह है चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में एक स्थान है दाइमाबाद।
दक्षिण में अगर बात करें तो स्थान है दाइमाबाद, और ये किस नदी के किनारे है? ये गोदावरी नदी के किनारे है। और कहाँ है? MH महाराष्ट्र में है। MH लिख दिया मैंने, शॉर्ट में महाराष्ट्र में है। पूरब की अगर बात की जाए तो पूर्व में आपका जो स्थान मिलता है वो स्थान का नाम है आलमगीरपुर। पूर्व में है आलमगीरपुर। ये कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश। और नदी कौन सी यहां पर बहती है? तो यहां पर हिंडन नदी के आसपास का क्षेत्र ये है। फिर आ जाते हैं पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में हमें क्या देखने को मिलता है? पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में एक स्थान देखने को मिलता है सुतका गेडोर, या यहां पर बात करें सुतका गेडोर। जो सुतका गेडोर है ये किस नदी के आसपास है? तो ये आपका जो पड़ेगा वो यहाँ पर नदी कौन पड़ेगी? दास्क नदी। तो ये चौहद्दी है हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे उत्तरी स्थल हमारा जो हो जाएगा, उत्तरी स्थल हो जाएगा मांदा, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। दक्षिणी स्थल दाइमाबाद जो कि आपका गोदावरी नदी के आसपास पड़ेगा मध्य प्रदेश में। ये आपका मध्य प्रदेश में होना चाहिए। एक सेकंड। उसके बाद सुतका गेडोर की बात करें तो दास्क नदी के आसपास पड़ेगा, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के आसपास पड़ेगा। तो ये हमारा टोटल इसका क्षेत्र होगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को आपको मिल सकता है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। किताबों में ये नवीनतम आंकड़ों के आधार पर जो अब तक खोजे गए स्थलों की बात की जाए तो उसके आधार पर 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल देखने को मिलता है। और अगर बात करें जो सबसे पहले मूलतः जो इसका क्षेत्रफल था वो कितना था? वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो आपको पहला था। अब अगर बात करें तो नवीनतम अगर देखते हैं तो जो नए स्थल खोजे गए हैं उन स्थलों के आधार पर 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का हमारा हो गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल का विस्तार, चिनाब नदी अखनूर के निकट मांदा, उत्तर में सुतका गेडोर जो आपका दक्षिण में यहाँ पर पश्चिम में दास नदी के आसपास पड़ता है। फिर गोदावरी नदी दाइमाबाद तक ये देखने को मिलेगा। फिर पूर्व में हिंडन नदी आलमगीरपुर, तो ये इसका जो विस्तार होगा। और अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार इसका कितना है? तो 1400 किलोमीटर का जो इसका है उत्तर से दक्षिण का जो इसका विस्तार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 1400 किलोमीटर का हो जाएगा। और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 1600 किलोमीटर का विस्तार हो जाएगा। तो ये जो इसका विस्तार है, विस्तार में अगर हम बात करें जैसे कि ये आपका वही चीज लिखा हुआ है, ये आप दाइमाबाद महाराष्ट्र में दक्षिण हो गया, उत्तर में मांडा कश्मीर चिनाब नदी, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के तट पर है, पश्चिम में सुतका गेडोर बलूचिस्तान दास नदी के तट पर देखने को मिलता है। तो मैप के थ्रू हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसका जो विस्तार किस तरीके का है और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका किस आकार में बनी हुई है। यहां से अगर देखें सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर ये स्थल दिख रहा है सुतका गेडोर, ये स्थल दिख रहा सुतका, ये सुतका गेडोर दिख रहा है। उत्तर की अगर बात करें तो ये यहां से होते हुए ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एरिया बनेगा। ये उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर में जो हमने देखा कौन सा स्थान है? मांदा, और ये कहाँ है? शॉर्ट में लिखता हूं जे के मतलब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। फिर दक्षिण में बात करें तो आपका स्थान पड़ेगा जो महाराष्ट्र में दाइमाबाद बात कर ही चुके हैं। एक सेकंड, दाइमाबाद और आलमगीरपुर
वीरपुर, ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो ये आकार अगर देखें तो इसका आकार किस प्रकार से बन रहा है, आकार की अगर बात करें तो एक प्रकार से देखते हैं इसका जो आकार बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ का देख लें, यहाँ का देख लें अगर हम, और इधर का, तो ये एक प्रकार से त्रिभुजाकार आकार बनेगा। ये इस आकार में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार देखने को मिलता है, मतलब आकार कैसा बनना है, आकार त्रिभुजाकार बनना है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो ध्यान वो कौन सा हो जाएगा, इसका आकार कैसा हो जाएगा, वो त्रिभुजाकार इसका क्षेत्रफल है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका आकार किस प्रकार का। तो ये हमने चौहद्दी के बारे में जान लिया, इसकी चारों सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और कहां कहां तक इसकी सीमा का विस्तार है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो हमने देख लिया आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो उसका गेडोर है जो बलूचिस्तान में स्थित है। और सिंध बलूचिस्तान ईरान और पाकिस्तान के बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा देखने को मिलेगा बॉर्डर पर, तो वो हमको देखने को मिलेगा सुत्का गेडोर। दास्क नदी को ध्यान रखेंगे, किस नदी के किनारे है, तो दास्क नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, वो मांडा जम्मू कश्मीर में। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी के तट पर ये महाराष्ट्र वाला। आगे बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे नदियों के बारे में पूछ लिया है कि सबसे पूर्वी नदी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए तो क्या ध्यान रखेंगे, हिंडन नदी होगी। अगर यही पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी नदी कौन सी होगी, तो सबसे पश्चिमी नदी आपकी दास्क हो जाएगी। या सबसे उत्तरी नदी की बात करेगा तो उत्तरी नदी मतलब जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, और वो हमारी नदी चिनाब होगी। दक्षिण की बात करता है तो वो गोदावरी नदी हो जाएगी। तो ये चीजों को भी ध्यान रखेंगे, वो ये सारी चीजें। सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा की अगर बात करी जाए कि जलीय सीमा कितनी हो जाएगी, जो जलीय सीमा देखने को मिलेगी हमको थोड़ा सा, तो वो 1600 किलोमीटर की इसकी जलीय सीमा बनती है। आगे बात करें, जैसे कि देखने को मिल रहा है आपका ये, यहां से अगर बात करते हैं, ये एक सेकंड, यहां अगर देखें तो ये जो एरिया नजर आ रहा है जो जा रहा है, तो ये जलीय सीमा इसकी कितनी है, ये 13, मैंने शायद 1600 बोल दिया था, ये जलीय सीमा सॉरी, ये 1300 किलोमीटर की बनेगी। माइंड में 1600, तो ध्यान रखेंगे इसकी जलीय सीमा कितनी बनेगी, जलीय सीमा इसकी 1300 किलोमीटर, जैसे कि ये आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये हमारी, हमने देख लिया कि इसका विस्तार कितना है और जलीय सीमा कितनी है, किन नदियों का, कौन सी नदी इसके बॉर्डर पे देखने को मिलेंगी, कौन सा स्थान बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार भी हमने पूरब से पश्चिम का विस्तार भी देखा था, तो कितना है, ये हमारा 1600 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण मतलब इसका विस्तार कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1400 किलोमीटर का इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर, और कई किताबों में आप पढ़ेंगे तो वहां पर मैंने अभी बताया 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो नवीनतम नए स्थलों खोज करके जो अगर आंकड़ा निकालें तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थल जो था वो हड़प्पा था, वह मौजूद कहाँ है, तो वो हमारा पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर आगे बात करते हैं, खोज एवं उत्खनन से संबंधित बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, कैसे पता चला इस सभ्यता के बारे में कि यहाँ कोई सभ्यता भी रही होगी, तो उसके बारे में भी चर्चा करनी है। क्योंकि कोई चीज अभी यहीं पर अगर बात करें तो हम जैसे कि पढ़ा रहे हैं, अब हो सकता है यहाँ के नीचे कोई सभ्यता हो, आप लोग जहाँ बैठे हो सकता है उसके नीचे कोई सभ्यता हो, कोई पुरातात्विक साक्ष्य हो, तो पता कैसे चलेगा। जैसे कि अभी आप हाल ही में एक चर्चा में न्यूज देख रहे होंगे, मुझे याद नहीं कहाँ पे, लोकेशन नहीं ध्यान है, कि वहां पर पहले तो चर्चा में खबर आई कि चांदी और सोने से भरे हुए मटके मिले, वो खबर आई। फिर उसके बाद देखा गया, वहां पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची, पुरातत्व विभाग की टीम ने देखा कि वहां पर गोले मिले हुए हैं, मतलब लोहे के होंगे या किसी अन्य धातु के भी बने हो सकते हैं। तो वो जो गोले मिले हुए हैं, तो अब देखा जाए वो जो घर था, घर के नीचे गोले, अब वहां पर अगर और खुदाई की जाए
तो हो सकता है कोई ना कोई और भी साक्ष्य इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार से अगर बात करें, आप जहाँ बैठे हो सकते हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मेरा ऑफिस जो भी है, हो सकता है इसके नीचे कोई सभ्यता दबी हो। अब यहाँ पर खुदाई की जाएगी, कुछ काम होगा तो हो सकता है कुछ चीजें मिलेंगी। जब कुछ नई चीजें मिलेंगी तो और हम इसका विस्तार करने का प्रयास करें कि आखिर क्या चीजें देखने को, तो वैसे यहाँ पर देखा गया है। तो हम उसी प्रकार से बात करेंगे कि इसके बारे में पता कैसे चला, कैसे इस सभ्यता का जानकारी हमको प्राप्त हुई, और फिर उसी जानकारी और तथ्यों के आधार पर हमने इसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1826 में एक व्यक्ति आए थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका नाम था चार्ल्स मैसन। ये भारत की यात्रा पर आए थे चार्ल्स मैसन, और इन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी, इनकी एक पत्रिका थी नैरेटिव ऑफ जर्नी। इस कलर से क्लियर नहीं आ रहा होगा आपका, इससे कर सकते हैं। नैरेटिव ऑफ जर्नी। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति अधिकारी, भारत में ब्रिटिश अधिकारी थे, वो भारत में आए और इस क्षेत्र में इन्होंने भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद इनको कुछ थोड़ा बहुत तो एक प्रकार से यहाँ के जो कुछ साक्ष्य वगैरह मिले होंगे कि यहाँ कुछ मकान है या कुछ भवन, स्मारक या कोई भी अन्य साक्ष्य इस तरीके का उनको पता चला होगा। तो वो अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र करते हैं, और उनकी एक पत्रिका है नैरेटिव ऑफ जर्नी। इस नैरेटिव ऑफ जर्नी में यहाँ की सभ्यताओं के बारे में बातचीत करते हैं, प्रकाशन उसके करते हैं। लेकिन हो सकता है कि उनको जानकारी रही हो, लेकिन उन्होंने इस पूरी सभ्यता की जानकारी को बहुत ज्यादा विस्तृत ना किया हो। चूंकि भारत की बात आ रही है तो वो हो सकता है कि वो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो भारत कहीं ना कहीं शहरी प्रकार की सभ्यता रही है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिली तो काफी उन्नत व्यवस्था देखने को मिलती है। तो वो मैटर उनका हो सकता है पर्सनल ओपिनियन कि उन्होंने कैसा इसका ओपिनियन रखा होगा। तो आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है कि जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले कुछ आंशिक रूप से जानकारी किसके द्वारा बताई गई, तो वो ये 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति थे, अंग्रेज विद्वान थे। हड़प्पा के टीले की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त की। अब कुछ चीजें इनको प्राप्त हुआ है तो उसी चीज को ये अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नी में लिखते हैं। किंतु इस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ और ना ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य हुआ। तो अगर बात करें तो कोई बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे काम नहीं हुआ है, ना कोई बहुत उस तरह का उत्खनन हुआ। फिर उसके बाद 1853 से लेकर के 1856 के आसपास की बात की जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ क्षेत्र में आते हैं, और वो अपना जो भ्रमण करते हैं, फिर उत्खनन का काम को देखते हैं। फिर मेन जो एक तरीके से सभ्यता के बारे में जानकारी पता चलती है, तो यहाँ पर दो ब्रिटिशर्स एक तरीके से काम करने वाले मजदूर आते हैं, और वो काम क्या करते हैं, यहाँ पर लाहौर और कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। और उन रेलवे लाइन बिछाने के दौरान उनको जो भी मटेरियल्स की जरूरत हुई तो उन्होंने वहां से कुछ ईंटें प्राप्त की, और उन ईंटों को इस रेलवे लाइन को बिछाने में उसने इस्तेमाल कर लिया। तब उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर एक प्रकार की कोई सभ्यता हो सकती है या ऐसा कुछ वहां पर हो सकता है। तो वो चीज देखने को मिलती है, उन्होंने अपना काम किया और वो अपना चले गए। फिर क्या देखने को मिलता है कि 1921 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देश पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। तो ये उसकी बात होती है। लेकिन अगर बात करें तो 1853 से 1856 के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम भी आते हैं, और ये जो काम करते हैं, रेलवे लाइन बिछाने का काम, ये दो भाई थे जिन्हें कहा जाता है बर्टन बंधु। तो बर्टन बंधु जो थे ये रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। इनको कुछ ईंटें प्राप्त हुई, कुछ जो मटेरियल्स का यूज किया उन्होंने और अपना काम किया और ये चले गए। इन्होंने भी बहुत ज्यादा वैसा इंटरेस्ट देखने को नहीं रहा। लेकिन जब आगे बात करते हैं तो इस समय एक व्यक्ति जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के विभाग के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था जॉन मार्शल। अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जॉन मार्शल। ये उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, और इन्हीं की नेतृत्व में
इनके नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, तो सीधा आंसर लगाएंगे दयाराम साहनी। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में की गई, तब ऑप्शन लगेगा आपका जॉन मार्शल का। हो सकता है पहला ऑप्शन दयाराम साहनी रख दिया जाए और हड़प्पा सभ्यता ही जैसे देखने को मिलेगा, खोज पढ़ेंगे बस तुरंत सीधे लगा देंगे दयाराम साहनी पर। लगने के बाद पता चलेगा कि ये तो नेतृत्व पूछा है। तो इस तरह का क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ताकि आपको पता है सही तरीके से कि नहीं पता है। तो इन पॉइंट्स को विशेष करके ध्यान रखेंगे। अगर नेतृत्व पूछता है तो जॉन मार्शल होगा, अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज डायरेक्टली पूछता है तब आपका दयाराम साहनी। वर्ष 1921 और आगे बात करेंगे तो 1922 में मोहनजोदड़ो की भी खोज देखने को मिलती है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला पहला प्रारंभिक स्थल था। तो ये जो था सबसे पहला प्रारंभिक स्थल था और इसी के आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा हुआ है। हड़प्पा की खोज के बाद वर्तमान तक इस सभ्यता के लगभग 1500 से स्थलों की ज्यादा खोज की जा चुकी है। तो लगभग कितने, वर्तमान तक अगर बात करें तो 1500 से ज्यादा स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से 500 के आसपास हमको देखने को मिलते हैं पाकिस्तान क्षेत्र में, और 1000 स्थलों की बात करें तो ये हमको बात करें आपका भारत के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण की बात की गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस आधार पर किया गया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर बात की जाए या भारतीय परंपरा में नामकरण की बात की जाए, तो नामकरण को लेकर के मैंने बताया कि कई पॉइंट्स पे बात होती है। या तो हम बात करेंगे जैसे कि कई नाम देखने को मिलते हैं, अलग अलग बात। सबसे पहले जैसे कि एक नाम ले लें, सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, और नाम ले लें सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, एक नाम इसका नगरीय सभ्यता, और आद ऐतिहासिक सभ्यता, आद ऐतिहासिक सभ्यता। तो हमको अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो हमारा इस सभ्यता का प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रचलित है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के नाम की अगर बात आती है, चर्चा आती है, तो क्यों कहते हैं उसके बारे में अगर बात करें। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी वर्ड की अगर बात आई है तो यानी जो सिंधु नदी बहती रही है उस नदी के आसपास, इसके जो ज्यादातर स्थल पहले देखा गया कि किस नदी के आसपास देखने को मिले, जो सिंधु नदी बहती रही है उस सिंधु नदी के आसपास इसके ज्यादातर स्थल देखने को मिलते हैं। सिंधु नदी के आसपास ज्यादातर स्थल देखने को मिलेगा कि जो सिंधु नदी बह रही है तो सिंधु नदी के आसपास ज्यादातर स्थल देखने को मिलेंगे। इसके कारण सिंधु नदी के आसपास ज्यादातर स्थल मिलने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस लिए पड़ा, क्योंकि जो पाकिस्तान क्षेत्र में एक स्थल है हड़प्पा, पाकिस्तान क्षेत्र में एक स्थल है हड़प्पा, और हड़प्पा हमारा सबसे पहला खोजा गया इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल था। इसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा। तो देखा जाता है कि या तो हम किसी नदी के आधार पर नाम रख सकते हैं जो आसपास नदी होगी, या फिर अगर बात करें तो जो सबसे पहला खोजा गया विवाद की स्थिति न हो उसके आधार पर नामकरण किया जाता है। भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो उस इतिहास में तो पहले तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा किस लिए कहेंगे तो सबसे पहला खोजा गया स्थल था, उसके आधार पर हड़प्पा कहा जाता है। सिंधु नदी के आसपास मिले स्थलों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हुआ कि सिर्फ सिंधु घाटी के नहीं, सरस्वती नदी के आसपास भी स्थल मिले हुए हैं। अब अगर सरस्वती नदी के आसपास भी काफी ज्यादा स्थल देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। फिर अगला बात की जाए कांस्य युगीन सभ्यता,
तो यहाँ पर कांसे यानी तांबा और टीन को मिलाकर के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कांसे की नर्तकी के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगर हमको कांसे की नर्तकी या कांसे के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये लोग कांसे से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, टीन से परिचित थे, क्योंकि कांसे का निर्माण किससे होगा? कांसा का निर्माण आपका जो किया जाएगा तो इसमें तांबा और टीन को मिलाया जाएगा, तब निर्माण होगा कांसे का। तो यानी कह सकते हैं तांबे से भी परिचित थे, टीन से भी परिचित थे, तभी वो कांसे के निर्माण कर पाते थे। तो स्किल्ड भी रहे होंगे क्योंकि कांसे का निर्माण कर पा रहे हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। नगरीय सभ्यता की अगर बात की जाए तो नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? यहाँ पर पक्के भवन, सड़कें, व्यवस्थित नालियां, जैसे धौलावीरा की बात की जाए तो धौलावीरा में हमको उन्नत जल प्रणाली देखने को मिलती है, लकड़ी की नालियां देखने को मिलती हैं, घरों में कुएं, हर घर में शौचालय, 2 मंजिला घर, तो और नालियों में हौज की व्यवस्था। तो ये जो ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, ये एक प्रकार से बात करें तो नगर की व्यवस्था देखने को मिलती है। अब अगर नगर की व्यवस्था देखने को मिलती है तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार की कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। जबकि बात करें वैदिक काल की तो वैदिक काल में हमको कृषि, पशुपालन, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। उनके जीवन यापन के बारे में जब पढ़ते हैं, उनके धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उनके सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर ग्रामीण स्थिति देखने को मिलती है, इसलिए हम उसको ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं। फिर आदि ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है या इसको कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये सभ्यता में प्राप्त जो साक्ष्य हैं उनको मतलब मोस्टली चीजें अनुमानित तौर पर ही बताई गई कि ऐसा ऐसा रहा होगा, ऐसी ऐसी चीजें वहां पर आई होंगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, केवल उन साक्ष्यों पर अनुमानित तौर पर काल्पनिक तौर पर कह सकते हैं रचनाएं की गई कि यहाँ पर ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की जो है सभ्यताएं देखने को मिलती हैं। तो ये अलग अलग नाम मतलब कह सकते हैं। फिर अगर बात करें जैसे ये आपने सबसे ऊपर लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता जो हांगहो नदी, नील नदी की सभ्यता जो नील नदी के आसपास है, तो अलग अलग नदियों के नाम पर उन सभ्यताओं का नाम पड़ा। उसी आधार पर हमारी जो ये प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता है इसका भी नाम पड़ा होगा। आगे देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा अलग अलग नाम। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये इसके अलग अलग नाम पड़ा है। जो नामकरण किस आधार पर किया गया ये मैंने अभी आपको बता दिया। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है? तो हड़प्पा पाकिस्तान इस सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला पहला स्थल था जिसके आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसे इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो हड़प्पा की खोज के बाद प्रारंभ में जब इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खोज उत्खनन किया गया तो अधिकतर स्थल सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में भी प्राप्त हुए। यानी सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में जो स्थल प्राप्त हुए थे उसी के आधार पर क्या कह दिया गया, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे सरस्वती घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो जहां सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु तथा गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में हुई। ये बात करते हैं प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र यानी सरस्वती नदी की भी प्रवाहित होती थी। मतलब अब हमको देखने को नहीं मिलती सरस्वती नदी, तो जो सरस्वती नदी भी प्रवाहित होती थी उसके आसपास के जो मिले हुए स्थल हैं उसके आधार पर कहा जाता है कि यह सिंधु सरस्वती सभ्यता भी से कहा जाता है। तथा इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता भी उसके उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने पहले भी देख लिया, बातचीत कर ली थी। आगे बात करें तो ये चीज देख रहे हैं कि ये सिंधु नदी यहाँ से बह रही है। एक यहाँ से अगर देखें तो ये इंडस वैली सिंधु नदी बह रही। अब इसके आसपास के क्षेत्र में जो स्थल प्राप्त हुए इसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। फिर देखा गया कि यहाँ पर सरस्वती नदी भी एक जाती हुई नजर आ रही है, सरस्वती नदी भी जाती हुई नजर आ रही है, ये देखते हैं। तो जब सरस्वती नदी आ रही है इसके आसपास भी जो स्थल देखने को मिलेंगे, इसी आधार पर इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। तो ये मैप के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आगे
प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा गया है? तो अपनी समकालीन सभ्यताओं के विपरीत, जो इसके समकालीन सभ्यताएं, जो अन्य सभ्यताएं थी, उनके विपरीत अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पक्की ईंटों के घर, ऐसा कि बताया यहाँ पर पक्की ईंटें देखने को मिलेंगी, मकान, कुआं, स्नानागार, शौचालय मकानों में, ये व्यवस्थाएं एक शहर की व्यवस्थाएं को दर्शाता है। पक्की सड़कें, पक्की सड़कों का निर्माण, सुनियोजित जल निकासी, सुनियोजित नगर व्यवस्था इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। यानी इन्हीं प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था कैसी रही होगी, ये एक प्रकार से नगरीय व्यवस्था रही होगी। इस प्रकार नगरीय विशेषताओं को धारण करने के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास के प्रथम नगरीकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कहा जाए कि प्रथम नगरीकरण हमको कहाँ देखने को मिलता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। फिर कांस्य युगीन सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे में टीन मिलाकर बने कांसे के उपकरणों के बड़े पैमाने पर खोज हुई है। अभी बताया था कि जैसे कई नर्तकी की मूर्ति कांसे की हमको प्राप्त होती है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कांसे का उपयोग किया जाता होगा। अगर कांसे का उपयोग किया जाता होगा यानी कि ये लोग कांसे, टीन और तांबे से परिचित थे। इससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता में भारत में पहली बार कांसे के प्रयोग का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो हमको ये भी पता चलता है कि कांसे से ये लोग परिचित थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसी आधार पर इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु हमारी कौन सी थी? वो तांबा। क्योंकि कांसा बनेगा किससे? कांसा तो तांबे और टीन से बनेगा। तो कुछ ताम्र पाषाणिक जो चीजें देखने को मिलती हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृति में हम जब पढ़ते हैं तो वहां तांबे की चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला जो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मनुष्य के द्वारा उपयोग की जाने वाली धातु थी वो कौन सी थी? वो हमारी तांबा थी। तो आज के लिए लगभग क्लास को हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास हम सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं जो रही हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर बात करें आगे तो नामकरण हमने देख लिया है, इसका विस्तार भी देख लिया है। अब इसके बारे में और जो चीजें हमको पढ़नी है हम उनका देखेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे कि अलग अलग जो स्थल प्राप्त हुए हैं और उन स्थलों से महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे, किस स्थल से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे। क्लास आप सभी लोग कंटिन्यू करते रहिए और अपने जो फ्रेंड सर्कल में है, जो भी बीए है या एमए है, एमए वाले भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एमए के काम नहीं, अगर आपके सिलेबस में ये है तो उसमें भी आपका काम आएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये नहीं कि केवल बीए पढ़ रहे हैं तो उसी में हो जाए। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और जो लोग हमको बताइए, आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। बाकी हम आपके लिए कंटेंट को लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्वालिटी में कोशिश रहेगी कि बिल्कुल भी कंप्रोमाइज ना हो। और जल्द ही मेरा जो दूसरा चैनल है नेक्स्ट लेवल कोच, उस पर अभी जो पेट का एग्जाम होगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, वो भी आपको उधर मिलती रहेगी और इसमें आपका ये चलता रहेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में इतना ही। चैनल का नाम हमारा डिग्री विद बाथम। आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, आप लोग फिर से कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।